हेलो एंड वेलकम टू पाथ आईएएस एकेडमी। मैं हुराज चक्रधारी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे कंप्यूटर के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज के पार्ट 6 में। ठीक है, इसमें देखेंगे हम अभी तक हमने 5 पार्ट में टोटल कंप्यूटर के एमसीक्यूज वेरियस सेक्शंस जिसमें कि आपका जितने चैप्टर्स होते हैं हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग वो हमने ख़त्म कर लिए। अभी ये पार्ट 6 में कुछ और इम्पॉर्टेंट अगर देखने वाली बात यह है कि इसमें थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चंस लेके मैं आया हूं, जिससे देखेंगे कि अगर कुछ अप एंड डाउन अगर होता है एग्जाम्स में तो हमको ऐसे भी क्वेश्चंस बनने चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 6। पहला क्वेश्चन, एमएस वर्ड में एक कैरेक्टर जो आधार रेखा के नीचे और छोटा होता है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, इन एमएस वर्ड अ कैरेक्टर दैट इज बिलो एंड इज स्मॉलर अबव द बेस लाइन इज नोन एज। ठीक है, तो इसके ऑप्शन है आपके पास। आउटलाइन बोलते हैं इसको, या राइज बोलते हैं, या सुपरस्क्रिप्ट बोलते हैं, या सबस्क्रिप्ट बोलते हैं। ठीक है, जिन्होंने भी प्रीवियस वाला पार्ट 5 लगाया होगा वहां पे मैंने एक डिफरेंट व्यू में आपको ऐसा ही क्वेश्चन दिया था। ठीक है, तो समझ गए होंगे तो आंसर से बता सकते हैं। वेरी गुड, राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, सबस्क्रिप्ट बोलते हैं। ठीक है, अभी मैंने सेम कॉन्टेक्स्ट में सुपरस्क्रिप्ट का क्वेश्चन पूछा था, लेकिन अभी मैं सबस्क्रिप्ट का क्वेश्चन पूछा हूं। तो देखो, जो आधार रेखा के जैसे नीचे होता है, ये यहाँ आप देख सकते हैं, तो वो थोड़ा छोटा है, बेस लाइन से नीचे है और थोड़ा छोटा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? सबस्क्रिप्ट बोलते हैं। और वहीं अगर ये आधार रेखा के ऊपर है और छोटा है, मतलब उसकी पावर में है, तो अब हम उसको क्या बोल देते हैं? सुपरस्क्रिप्ट बोल देते हैं। तो ये आमतौर पे हमको मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को लिखने के लिए यूज किया जाता है हमारे वर्ड डॉक्यूमेंट्स में, या जहां पे भी हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जनरली ये सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट नीचे और ऊपर लगाए जाते हैं। और ये जो मेन कैरेक्टर होता है ना, मेन जैसे ये कैरेक्टर है, इस कैरेक्टर से वो छोटा ही होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे तेज, सबसे बड़े और सबसे महंगे कंप्यूटर को संदर्भित करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स टू द फास्टेस्ट, बिगेस्ट एंड द मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर्स? ठीक है, तो ऑप्शन है आपके पास पर्सनल कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, लैपटॉप्स, नोटबुक। एकदम कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, आपको एकदम तुरंत आंसर बनना चाहिए इसका। ठीक है, चलिए, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, सुपर कंप्यूटर। नाम ही सुपर है, मतलब बहुत ही ज्यादा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि कैसा सेटअप बनाना पड़ेगा। बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आपको स्टोरेज डिवाइस जगह लगेगी, साथ ही साथ उसके जो फंक्शंस करने के लिए आपको प्रोसेसर्स बढ़ाने पड़ेंगे। तो सुपर कंप्यूटिंग टेक्निक में जो सुपर कंप्यूटर शामिल होते हैं ना, वो दुनिया के सबसे तेज कंप्यूटर माने जाते हैं। और इनका जो इंटरकनेक्शन होता है, मतलब इनपुट आउटपुट और मेमोरी के बीच में जो क्या बोलना चाहिए, सूचनाओं का जो आदान प्रदान होता है ना, वो एकदम माइक्रो सेकेंड्स में हो जाता है। इसीलिए इनको सुपर कंप्यूटर भी कहा जाता है। अब देखो, इस तरीके के जो कंप्यूटर्स होते हैं ना, उनमें बड़े बड़े आपको देखने को मिलेगा बहुत सारे उपकरण लगे होते हैं। तो इन उपकरणों के कारण ही, और इसको स्टोर करने के लिए आपको एक डेडिकेटेड जगह भी देना पड़ेगा, उस पर प्रॉपर वेंटिलेशन, कूलिंग, ये सब सिस्टम, इलेक्ट्रिक सप्लाई, सब चीज़ करने के बाद आप देखोगे कि इस तरीके का जो कंप्यूटर होता है ना, वो बहुत ही जटिल अवस्था में बन जाएगा और बहुत ही उसको मेंटेन करने में आपको पैसा देना पड़ेगा। तो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है ये आपका सुपर कंप्यूटर्स, याद रखेंगे, सुपर कंप्यूटर्स। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पीढ़ी के कंप्यूटरों में निर्देशों को क्रियान्वित किया जाता है। द लेटेस्ट जनरेशन कंप्यूटर द इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड। जो नवीनतम पीढ़ी के कंप्यूटर हैं उसमें निर्देशों को किस तरीके से क्रियान्वित किया जाता है, उसका आपके पास ऑप्शन है। केवल समानांतर तरीके से, केवल क्रमिक रूप से, या क्रमिक और समानांतर दोनों तरीके से। ठीक है, और उपरोक्त में से सभी, पैरेलल ओनली, सिक्वेंशियल ओनली, बोथ सिक्वेंशियल एंड पैरेलल, ऑन ऑल ऑफ दी अबव। तो जो अभी नए ज़माने के जितने भी कंप्यूटर्स हैं हमारे, वो निर्देशों को, जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं ना, उनको किस तरीके से
परस्यू करते हैं, उनको कैसे क्रियान्वित करते हैं, वो आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा देख लीजिए जल्दी से, थोड़ा सा सोचिए किस तरीके से कर सकते हैं। वेरी गुड, जिन्होंने भी ऑप्शन क्रैक किया, क्रमिक और समानांतर मतलब बोथ सीक्वेंशियल और पैरेलल। देखो सीक्वेंशियल क्या होता है, जैसे मैंने एक एरे का एग्जांपल दिया था अपने प्रीवियस लेक्चर्स में, तो क्या होता है सपोज ये बहुत सारे हमारे पास बॉक्स बन गए। जब सीक्वेंशियल किसी चीज़ को कंप्यूटर पढ़ना चालू करेगा तो वो किस तरीके से पढ़ेगा, पहले ये इसमें जाएगा, फिर इसमें जाएगा, फिर इसमें जाएगा, लाइक दिस, वो एक के बाद एक सीक्वेंस बनाता रहेगा। लेकिन अगर पैरेलली अगर कहीं चला जाएगा, रैंडमली अगर कहीं पे चला गया, कभी यहाँ चला गया, कभी यहाँ चला गया, कभी यहाँ चला गया, कभी यहाँ चला गया, तो इस तरीके के जो मतलब टेक्निक्स होते हैं उनको हम दोनों तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो देखो जो लेटेस्ट कंप्यूटर्स हैं हमारे, वो क्रमिक और समानांतर दोनों तरीके से निष्पादित किए जा सकते हैं। और कंप्यूटर विज्ञान की भाषा में अगर कहें तो इसको एक तरीके से प्रोसेसर के एकल ऑपरेशन के रूप में परिभाषित किया गया। जैसे ये सीक्वेंशियल अप्रोच आपको देखने को मिला होगा कि प्रोग्राम है वो सीपीयू में जाएगा, फिर वो टास्क रिजल्ट देगा, फिर सीपीयू में जाएगा, तो एक सीक्वेंस फॉलो करेगा। वहीं अगर पैरेलली बात करूँ तो प्रोग्राम, रिजल्ट और इन बिटवीन जितने भी आपके सीपीयूज हैं वहाँ पे जो प्रोग्राम्स को रन कर रहे होंगे वो इस तरीके से एग्जीक्यूट किए जा सकते हैं। ठीक है, तो जितने भी अभी नए ज़माने के कंप्यूटर्स हैं ना, वो दोनों टेक्निक्स को एक साथ फॉलो करते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट। जैसा रिक्वायरमेंट है उस तरीके से वो सूचनाओं को एक तरीके से प्रोसेस करके फाइनलाइज करते जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, बोले गए शब्दों को पहचानने की कंप्यूटर की क्षमता कहलाती है। द कंप्यूटर कैपेबिलिटी ऑफ डिस्टिंग्विशिंग स्पोकन वर्ड्स इज कॉल्ड। ऑप्शन है आवाज का विश्लेषण करना, भाषण स्वीकृति, आवाज की पहचान करना, या भाषण व्याख्या करना। वॉइस एनालिसिस, स्पीच एक्नॉलेजमेंट, वॉइस रिकॉग्निशन एंड स्पीच इंटरप्रिटेशन। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये आजकल के डेट में सभी करते हैं। जैसे हम यूट्यूब में बोलेंगे ना, यूट्यूब में अगर कोई चीज़ को कमांड देंगे बोल के माइक के थ्रू, तो वो सर्च ऑप्शन से वो ढूंढ लेता है। ठीक है, वेरी गुड, जिन्होंने भी ढूंढा है या उन्होंने पहचाना है सही ऑप्शन, उनको बधाई बहुत बहुत। वॉइस रिकॉग्निशन बोलते हैं। ठीक है, तो आजकल गूगल ने ये सर्विसेज प्रोवाइड की हैं। तो आवाज़ या स्पीकर की पहचान करके जब मशीन में प्रोग्राम्स जो सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं वो अगर किसी चीज़ को व्याख्या करें या उसको समझने या निष्पादित करने का प्रयत्न करें, तो इस प्रकार की जो क्षमताएं होती है कंप्यूटर्स की, उनको हम बोल देते हैं क्या, वॉइस रिकॉग्निशन। ठीक है, तो ये देखो आजकल तो बहुत मतलब बताने की भी ज़रूरत नहीं है, आप मैक्सिमम टाइम कोई ना कोई वन वे और दी अदर आप यूज़ करते ही होगे ये सब टेक्निक्स। तो इसका मतलब हो जाता है वॉइस रिकॉग्निशन। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं, कौन सी कुंजियां संख्याओं के इनपुट को शीघ्रता से सक्षम बनाती है। ठीक है, विच की इनेबल्स द आउटपुट ऑफ नंबर क्विकली। तो ऑप्शन है आपके पास कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट, फंक्शन की, द न्यूमेरिक कीपैड्स और एरो की। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, कौन सी ऐसी कुंजियां जो संख्याओं के इनपुट को शीघ्रता से सक्षम बना देगी, मतलब आपको नंबर्स को इनपुट करने हैं 1 2 3 4 जो भी नंबर्स आपको इनपुट कर रहे हैं, तो आप कौन से फंक्शन कुंजी को यूज करेंगे, कौन से कीज को यूज करेंगे। ठीक है, राइट ऑप्शन इज संख्यात्मक कीपैड या न्यूमेरिक कीपैड्स। ये देखिए, अगर आपको नंबर्स एंटर करने हैं तो आप ये वाले नंबर्स को प्रेस करेंगे ना, उसी तरीके से मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बता देता हूँ। कीबोर्ड में ऊपर में और होता है जो मल्टीपल फंक्शन होते हैं, इसमें कैरेक्टर या कुछ साइन सिंबल्स बने होते हैं, उसमें नंबर्स भी लिखे होते हैं। याद करो, अगर डॉलर देखना है या @ लिखा होता है, हैशटैग लिखा होता है, एंड लिखा होता है, इस तरीके के नंबर्स के साथ साथ सिंबल्स भी मिलते हैं। तो ये भी रहता है, प्लस एक सेपरेटेड न्यूमेरिकल कीपैड भी आपको प्रोवाइड किया जाता है, ताकि आप जितने भी संख्यात्मक जो नंबर के फॉर्म में जो टेक्स्ट है वो लिख सके। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का क्या कार्य है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर। ऑप्शन है आपके पास, चालान बनाना, गणना और प्रसंस्करण करना, डेटा को हटाना या डेटा को दूषित करना, क्रिएट्स इनवॉइसेस, परफॉर्म कैलकुलेशंस एंड प्रोसेसिंग, डिलीट्स डेटा और करप्ट्स द डेटा। एकदम लड्डू क्वेश्चन बोल सकते हो, फर्स्ट बेसिक क्वेश्चन ही होता है
ठीक है, मैंने क्या पूछा है, कंप्यूटर की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट दैट इज सीपीयू। सीपीयू का क्या काम है ये बताना है। वेरी गुड, इसका काम होता है भाई गणना और प्रसंस्करण करना, मतलब इट परफॉर्म्स कैलकुलेशंस एंड प्रोसेसिंग। जो भी आप सेट ऑफ प्रोग्राम्स होगा उसको एग्जीक्यूट करेगा, प्रोसेस करेगा। तो ये काम किसका होता है, हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का होता है। देखो सीपीयू भी दो तरीकों से बना होता है, ठीक है। तो सीपीयू में क्या होता है, एक कंट्रोल यूनिट होता है, एक अरिथमेटिक और लॉजिकल यूनिट होता है, ठीक है। जब भी इनपुट हम देते हैं तो वो कंट्रोल यूनिट से अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट में जाता है, फिर फाइनली वो जाके मेमोरी को फैच करता है और तब जाके कुछ चीज़ों को प्रोसेस करके आउटपुट जनरेट कर देता है। तो सीपीयू क्या है, एक डिवाइस की तरह काम करता है, मतलब वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में समन्वय या दिशा निर्देशों को देने का काम करता है, ताकि जो भी निर्देश हैं उसका मतलब एक तरीके से व्याख्या या उसकी जो प्रक्रियाएं हैं उनको अच्छे से निष्पादित किया जा सके, उनको एग्जीक्यूट किया जा सके, ठीक है। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि अगर आपने किसी चीज़ का इनपुट दिया है तो वो सीपीयू में जाके प्रोसेस हो रहा होगा और प्रोसेस होने के बाद वो आउटपुट के फॉर्म में आपको जो भी आपके आउटपुट डिवाइसेस है उसमें दिख जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूचना और आदेश प्राप्त करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। व्हाट इज द इक्विपमेंट यूज्ड टू कैप्चर इंफॉर्मेशन एंड कमांड्स, ठीक। ऑप्शन है आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, भंडारण उपकरण या दूर संचार उपकरण, ठीक है। आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस या टेलीकम्युनिकेशन डिवाइसेस। वेरी इजी क्वेश्चन, कोई भी बता देगा। मैंने क्या पूछा है कि सूचना और आदेशों को प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, कौन सा ऐसा इक्विपमेंट्स है जो इंफॉर्मेशन और कमांड्स को कैप्चर करता है। वेरी गुड, इनपुट डिवाइस ही करेगा ना। आप जैसे कीपैड हो गया या माउस हो गया, लाइट पेन हो गया, जॉयस्टिक हो गया, वेब कैमरा हो गया, ये सब क्या है, इनपुट डिवाइसेस के हैं। तो आपकी जो सूचनाएं हैं या डेटा है वो इसी तरीके से कंप्यूटर में प्रविष्ट की जाएंगी, चाहे वो स्कैनर के थ्रू हो, चाहे लाइट पेन के थ्रू हो, चाहे कीबोर्ड, माउस या फिर ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, जो भी आप यूज करते हो, ठीक है ना। तो कंप्यूटिंग की एक टेक्निक में जब सूचनाओं को अगर हम प्रसंस्करण प्रणाली में जब डेटा और सिग्नल्स के नियंत्रण को प्रदान करने के लिए जब डालते हैं तो इस तरीके के उपकरणों का यूज किया जाता है, ठीक। तो ये उपकरण हो जाएंगे भाई जो सूचनाओं और इंफॉर्मेशन को नियंत्रित करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के लिए प्राथमिक आउटपुट डिवाइस क्या है, डैश एज द प्राइमरी आउटपुट डिवाइस ऑफ फॉर कंप्यूटर इज। तो प्राइमरी आउटपुट डिवाइस क्या है, प्राथमिक आउटपुट डिवाइस क्या है, आप आंसर्स अपने दे सकते हैं। क्या ये एक वीडियो मॉनिटर होता है, क्या एक मुद्रक होता है, मुद्रक को हम प्रिंटर बोलते हैं सामान्य भाषा में और शुद्ध हिंदी में मुद्रक बोल देते हैं। कीबोर्ड्स या माउस। वेरी गुड, ऑप्शन इज ए, वीडियो मॉनिटर जो है हमारा प्राइमरी आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि उसी में ही हम क्या करते हैं, जो सूचनाएं प्रोसेस हो चुकी हैं, ठीक है, आउटपुट कहाँ मिल रहा है हमको, मॉनिटर में ही तो दिखेगा ना, मॉनिटर में ही दिखेगा। तो इसीलिए इसको क्या बोल दिया जाता है, प्राथमिक आउटपुट डिवाइस या प्राइमरी आउटपुट डिवाइस। चलिए देखो कुछ भी हम वो करेंगे तो जो स्क्रीन होता है, चाहे वो मोबाइल का हो, टैबलेट्स का हो या इवन वो कंप्यूटर के मॉनिटर का क्यों ना हो, तो इसी तरीके से ये प्राथमिक या प्राइमरी आउटपुट डिवाइस बन जाता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह कौन सा उपकरण है जो छवियों को कंप्यूटर के लिए कोड में बदल सकता है, ठीक है। व्हाट इज द डिवाइस दैट कैन चेंज इमेजेस इनटू कोड्स फॉर कंप्यूटर। ऑप्शंस हैं माउस, प्रिंटर, जॉयस्टिक्स और स्कैनर। वेरी गुड, जल्दी से ऑप्शंस देखो और आंसर करो। यस, आंसर इज आंसर नंबर डी, स्कैनर, जो एक ऐसा डिवाइस, इनपुट डिवाइस होता है जो क्या करता है, आप किसी भी छवि को या किसी भी टेक्स्ट को या कुछ भी आप पेपर्स को अगर वहां पे स्कैन करेंगे तो वो कंप्यूटर के एक तरीके से कोड में डिजिटली उसको चेंज कर सकता है, ठीक है ना। तो स्कैनर एक कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस है जो सीधे सीधे कोड्स या टेक्स्ट, ग्राफिक्स, छवियों को स्कैन करके उसको प्रकाश की किरणों के माध्यम से एक तरीके से एक संख्या या कोड के फॉर्म में बदल के वो कंप्यूटर में स्टोर कर सकता है। तो क्या हो जाएगा भाई, एक तरीके से ये स्कैनर ही एक ऐसा डिवाइस है जो ग्राफिक्स, छवियों या किसी चीज़ों को बारकोड या स्कैनर के रूप में कन्वर्ट कर सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन, स्टोरेज डिवाइस होता क्या है, माध्यमिक भंडारण भी बोलते हैं उसको, सॉरी मैंने स्टोरेज बोला।
अगला क्वेश्चन है सेकेंडरी डिवाइस क्या होता है, माध्यमिक भंडारण क्या होता है। इनमें से तो ऑप्शन है आपके पास, इनमें निरंतर बिजली की आवश्यकता होती है। दूसरा ऑप्शन है चुंबकीय मीडिया का उपयोग नहीं करता है ये। तीसरा ऑप्शन है 4 मुख्य प्रकार के उपकरण में शामिल है। अब वो 4 मुख्य प्रकार के उपकरण आपके कंप्यूटर्स में याद ही होगा आपको क्या क्या होता है। और ऑप्शन नंबर डी है बाद में पुनर्प्राप्ति के लिए जानकारी संग्रहित नहीं करता है। ठीक, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के बारे में बताते हैं। डज नॉट रिक्वायर कांस्टेंट पावर, ऑप्शन है दूसरा डज नॉट यूज मैग्नेटिक मीडिया। तीसरा ऑप्शन है कंसिस्ट ऑफ 4 मेन टाइप्स ऑफ डिवाइसेस। और चौथा है डज नॉट स्टोर इंफॉर्मेशन फॉर लेटर रिट्रीवल। ठीक है, तो जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है वो होता क्या है, जी हाँ, ये एक तरीके से इसको निरंतर पावर सप्लाई नहीं चाहिए, निरंतर बिजली की आवश्यकता नहीं होती है। डज नॉट रिक्वायर्स कांस्टेंट पावर। ठीक है, तो देखो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस या द्वितीयक भंडारण या इसी को हम क्या बोल देते हैं, माध्यमिक भंडारक, जो कभी कभी क्या कहते हैं इसको सहायक भंडारक भी कहा जाता है, एक तरीके से ऑक्सिलरी स्टोरेज के रूप में भी काम करता है। ये एक मतलब नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, मतलब कहीं जाती नहीं है, इसको फिर से पुनर्प्राप्त डेटा को प्रोग्राम करने के बाद हम अगर उसमें स्टोर कर दिए हैं तो उसको पुनर्प्राप्त किया जा सकता है। और जो प्रोग्राम्स हैं वो अलग तरीके से उसके मतलब एक तरीके से हमको यूज कर सकते हैं। तो सेकेंडरी डिवाइस नॉन वोलेटाइल होता है। ठीक है, इसमें जो भी डेटा रहेगा वो वापस पुनर्प्राप्त किया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। स्टैटिक रैम के लिए भंडारण तत्व डैश है। द स्टोरेज एलिमेंट फॉर द स्टैटिक रैम इज। ठीक है, तो स्टैटिक रैम्स के लिए भंडारण का जो मेन जो एलिमेंट होता है वो क्या होता है, तो ऑप्शन है आपके पास डायोड, उसके बाद अवरोध या संधारित्र या फ्लिप फ्लॉप। तो ऑप्शन है डायोड, रेजिस्टर, कैपेसिटर और फ्लिप फ्लॉप। ध्यान से समझेंगे, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 बार आया हुआ है। ठीक है, मैंने क्या पूछा है, स्टैटिक रैम। स्टैटिक रैम में क्या बोला है मैंने, स्टोरेज एलिमेंट के बारे में पूछा है। तो स्टोरेज एलिमेंट क्या है आपको ऑप्शंस में बताने हैं। जी हाँ, इसका राइट ऑप्शन है फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप एक तरीके से एक टेक्निक होती है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, जो गतिशील रैम होता है ना, मतलब जो एक तरीके से चलते हुए जब वो एक्टिवेट होता है। देखो रैम जो होता है उसका काम है, इसका फुल फॉर्म ही होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये कब काम करेगा, जब कंप्यूटर जब ऑन होगा। ठीक है, कंप्यूटर जब ऑन होगा, अब जब कंप्यूटर ऑन है उसी समय पे ये जो स्टैटिक रैम है आपका देखने को मिलेगा, ये काम करता हुआ। अगर हम कंप्यूटर को बंद कर देंगे तो रैम में जो स्टोर डेटा है वो यूज होगी क्या, नहीं, वो फिर से हट जाएगी। और जब फिर से आप कंप्यूटर चालू करोगे तो फिर से रैम एक्टिवेट होके एक तरीके से काम करने लग जाता है। तो इसी तरीके से अगर जब हम इसको यूज करते हैं तो जो 6 तरीके के जो ट्रांजिस्टर्स होते हैं ना, वो एक तरीके के उसको एक तत्व से दूसरे जगह से, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, इस तरीके से वो करते रहता है। और आप रैम का अगर स्ट्रक्चर देखोगे तो इस तरीके से यहाँ पे बहुत सारे उसमें पॉइंट्स बने होते हैं। तो वो क्या करता है, रैंडमली एक्सेस करता रहता है। इसी तरीके से ये देखो यहाँ पे इसके बहुत सारे टेंटिकल्स दिखाए हुए हैं, उसके बहुत सारे कड़ियाँ हैं। तो इन कड़ियों से ही वो बनता है, एक तरीके से फ्लिप फ्लॉप टेक्निक बनता है, मतलब कभी इधर कभी उधर। ठीक है, तो जो स्टोरेज का जो मेन एलिमेंट है या जो मुख्य तत्व है वो क्या है भाई, फ्लिप फ्लॉप। याद रखेंगे, स्टैटिक रैम का जो मेन स्टोरेज का जो एलिमेंट है वो उसको फ्लिप फ्लॉप बोलते हैं। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर का माइक्रो प्रोसेसर्स डैश है। ठीक है, द माइक्रो प्रोसेसर्स ऑफ कंप्यूटर इज। तो ऑप्शन है आपके पास, मशीनी भाषा को नहीं समझता है, दूसरा मशीनी भाषा और हाई लेवल भाषा को समझता है या भाषाओं को समझता है, तीसरा है केवल मशीनी भाषा को समझता है, और चौथा है केवल उच्च स्तरीय भाषाओं को समझता है। ठीक है, द माइक्रो प्रोसेसर्स ऑफ अ कंप्यूटर डज नॉट अंडरस्टैंड मशीन लैंग्वेज। अगला ऑप्शन है अंडरस्टैंड मशीन लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक, नेक्स्ट है अंडरस्टैंड ओनली मशीन लैंग्वेज, और डी ऑप्शन है आपके पास अंडरस्टैंड हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक,
तो माइक्रो प्रोसेसर करता क्या है? माइक्रो प्रोसेसर ही एक एलिमेंट है जो किसी चीज को प्रोसेस करने में कंप्यूटर की मदद करता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा भाई? ये अंडरस्टैंड करेगा, वेरी गुड, सिर्फ और सिर्फ मशीन लैंग्वेज को ही अंडरस्टैंड करेगा, केवल मशीनी भाषा को समझेगा, जो कि क्या रहेगा? बाइनरी लैंग्वेज में रह सकता है, हेक्सा में रह सकता है, डेसिमल में रह सकता है। ठीक है, ये 1 0 0 1 ये जो टेक्निक्स होती है ना, ये मशीन लैंग्वेज होती है। ठीक है, तो ये हाई लेवल लैंग्वेज को नहीं समझता है, ये केवल और केवल मशीन लैंग्वेज को ही समझता है। तो माइक्रो प्रोसेसर एक तरीके का कंप्यूटर का मतलब प्रोसेसर ही होता है, जो क्या करता है? अपने तरीके से तर्क और नियंत्रण करके सर्किट को प्रोग्राम, जैसे बना होता है ना आईसी सर्किट, वो उनको प्रोग्राम करने का काम आता है। और जो सूचनाएं होती है वो हमेशा मशीन लैंग्वेज के थ्रू, मशीन जो लैंग्वेज होती है उसके थ्रू ही उनके बीच में सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। यहाँ पे कोई डिजिटली आपको कुछ होता दिखेगा नहीं। ठीक है, डिजिटली कुछ नहीं होगा, सभी मशीन लैंग्वेज के फॉर्म में ही सूचनाओं का आदान प्रदान होता है माइक्रो प्रोसेसर्स और आईसी सर्किट्स के बीच में। ठीक है, तो जो माइक्रो प्रोसेसर होता है वो कौन सी भाषा समझता है? केवल और केवल मशीन भाषाएं या मशीन लैंग्वेज। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक कंपाइलर उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए प्रोग्राम का अनुवाद कैसे करता है? ठीक है, अ कंपाइलर ट्रांसलेट अ प्रोग्राम रिटन इन अ हाई लेवल लैंग्वेज इनटू, किसमें करता है? ठीक है, आपके ऑप्शन है मशीन भाषा में, एक एल्गोरिदम बना देता है, थर्ड है जावा लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, या इनमें से कोई भी नहीं। मशीन लैंग्वेज एंड एल्गोरिदम, जावा और नॉन ऑफ दी अबव। ठीक, तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको फिर से क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। मैंने क्या पूछा है? अ कंपाइलर ट्रांसलेट अ प्रोग्राम रिटन इन अ हाई लेवल लैंग्वेज इनटू, मतलब कंपाइलर का क्या काम है? कंपाइलर एक उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को किस भाषा में अनुवाद करता है या किस में अनुवाद करता है, कहने का मतलब है। ठीक है, किस में अनुवाद करता है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, जल्दी से सोचिए भाई, मशीन भाषा में अनुवाद करता है या एल्गोरिदम में बनाता है या जावा में बनाता है या इनमें से कोई नहीं? जी हाँ, इनमें से किसी में भी कन्वर्ट नहीं करता वो। तो किस में कन्वर्ट करता है? कंपाइलर जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ उसका काम क्या होता है? वो अनुवाद करता है। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज को वो अनुवाद करने का काम करता है, ताकि जो भी आप प्रोग्रामिंग किए हो वो अच्छे से एग्जीक्यूट हो जाए। ठीक है, तो कंपाइलर एक उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को किस में अनुवाद कर देता है भाई? तो ये मशीन लैंग्वेज में अनुवाद करता है, सिर्फ और सिर्फ अनुवाद करता है, ना कि उसको ट्रांसलेट या बदल देता है। ठीक है, जो भी प्रोग्रामिंग भाषा में आप कंप्यूटर कोड्स लिखे हो ना, उसको प्रोग्रामिंग भाषा में बदलता है, और उसके सिवा कंपाइलर और कुछ काम ही नहीं करता। ठीक, चलिए तो देखो, जो मशीन आप जो प्रोग्राम बनाते हो ना, वो क्या, देखो थोड़ा सा मैं इसमें आपको अच्छे से बता देता हूँ, ये थोड़ा आपको अच्छे से समझने में काम आएगा। देखो, कंप्यूटर का इंटरनल जो वर्क होता है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है? ये कंप्यूटर है, ठीक है, ये कंप्यूटर है, ये कौन सी भाषा समझता है? इसकी भाषा समझने का टेक्निक क्या है? ये मशीन लैंग्वेज समझता है, जो कि आपका वो मैंने बताया ना, बाइनरी और वो हेक्सा 0 1 0 1 1 वाला फॉर्म। ठीक है, ये इस तरीके की भाषा समझता है। लेकिन हम लोग क्या वैसी भाषा समझ सकते हैं क्या? नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग के लिए एक होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, हम लोग क्या है, जो कंप्यूटर का कोड लिखेंगे, जो प्रोग्राम बनाता है वो कैसे बनाएगा? या तो HTML में बनाएगा, या तो वो C में बनाएगा, C++ में बनाएगा, जावा में बनाएगा, ठीक है, पाइथन में बनाएगा। ठीक है, और भी बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं। तो देखो, अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमने तो लिख दिया HTML, C++, जावा, पाइथन, हमने अपना कोड्स बना दिया, प्रोग्राम बना दिया। अब कंप्यूटर को समझाएं कैसे कि भाई ये भाषा समझ लो? वो तो सिर्फ कौन सी भाषा समझता है? मशीन लैंग्वेज समझता है। तो यहीं पे आता है किसका काम? कंपाइलर का काम। कंपाइलर इस पूरे के पूरे भाषा को ट्रांसलेट कर देगा, अनुवाद कर देगा, ताकि हमारा कंप्यूटर वो भाषा को समझ पाए जो हम प्रोग्राम्स बनाए हैं। बस इतना ही काम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है,
डैश वाली प्रोग्राम भाषा निष्पादन में बहुत ही धीरे होती है या धीमी होती है। अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैविंग अ वेरी स्लो एग्जीक्यूशन। ठीक है, कौन सा ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो बहुत ही धीरे धीरे एग्जीक्यूट होता है या बहुत ही धीरे निष्पादित होता है। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास इंटरप्रेटर, कंपाइलर, असेंबलर और लिंकर। दुभाषिया, संकलक, कोडांतरक या लिंकर। थोड़ा नाम में मत जाइए, ये असेंबलर ही बोलेंगे, ये आप इधर ही रिफर कीजिए। चलिए देखो थोड़ा सा हाई लेवल है ये, प्रोग्रामिंग के बारे में बता रहा हूँ मैं। देखो प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज होता है ना, वो अलग अलग तरीके से काम करता है। कई बहुत ही सुपर फास्ट वे में काम करते हैं, कुछ थोड़े मीडियम वे में काम करते हैं, और बहुत ही कई भाषाएं ऐसी होती है कि वो धीरे धीरे एग्जीक्यूट होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वैसे ही मैंने पूछा है कि कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है जो बहुत ही धीरे धीरे वो होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा भाई जो इंटरप्रेटर होता है, जो ट्रांसलेटर होता है या दुभाषिया होता है, वो क्या करता है भाई, उसका ही काम है। जैसे एक तरीके का ये क्या हो जाता है, उसको इंटरप्रेट कर रहा है। इंटरप्रेट एक प्रोग्राम है जो निर्देशों को क्या करता है, मशीन कोड को परिवर्तित किए बिना सीधे उच्च स्तरीय भाषा को निष्पादित कर देता है। मतलब यहाँ पे आपको क्या की जरूरत नहीं पड़ेगी, कंपाइलर की जरूरत होगी नहीं। डायरेक्ट क्या करेगा, ये सीधे सीधे मशीन कोड्स में कन्वर्ट करता जाएगा या उसको इंटरप्रेटेट कर देगा। जिससे क्या होगा, जो प्रोग्रामिंग होगा, हम प्रोग्राम को किसी भी अलग तरीके से निष्पादित ना करते हुए सीधे सीधे उसको एग्जीक्यूट करवा लेते हैं। ठीक है, तो कंपाइलर की आवश्यकता ही नहीं है, सीधे हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज और बीच में एक इंटरप्रेटेटर रह सकता है। जैसे मैं आपको समझाऊं कि दो अलग अलग भाषी लोगों को अगर आपस में बात करना है तो वो कैसे करेंगे। जैसे रशिया से पुतिन है, ठीक है, अब उनको मोदी जी से बात करना है। अब मोदी जी को सिर्फ हिंदी आती है, रशियन जो प्रेसिडेंट है उनको सिर्फ रशियन आती है, तो बात कैसे करेंगे। तो बीच में एक इंटरप्रेटर रहेगा जो दोनों भाषाओं का जानकार रहेगा, तो वो उनकी बात उनको समझा देगा, उनकी बात उनको समझा देगा। उसी तरीके से यहाँ पे इंटरप्रेटर का भी काम होता है। लेकिन ये प्रोसेस क्या है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन अगर करेंगे दो लोग तो डायरेक्ट बातों को समझा जा सकेगा, वो एक जल्दी का प्रोसेस हो गया आपस में बात किए तो। लेकिन वही अगर बीच में एक इंटरप्रेटर है तो वो काम क्या हो गया, धीमा हो गया ना। पहले उनकी बात सुनेगा, समझेगा, फिर उनको बताएगा, फिर वो जो बोलेंगे फिर समझेगा, फिर उनको बताएगा, तो ये लंबा प्रोसेस होता है, इसीलिए ये धीमा हो जाता है। तो बात ये है यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मल्टीमीडिया निर्माण के लिए सबसे लोकप्रिय हार्डवेयर कौन सा है। व्हाट इज द मोस्ट पॉपुलर हार्डवेयर फॉर द मल्टीमीडिया क्रिएशन। मल्टीमीडिया मतलब ऑडियो, सॉन्ग, वीडियोस, ठीक है, फोटोज, ड्राइंग, जितने भी तरीके की चीज बनाते हैं वो उसके लिए कौन सा हार्डवेयर बहुत ही लोकप्रिय है। तो ऑप्शन है आपके पास पीसीज, पर्सनल कंप्यूटर्स, फिर उसके बाद है मिनी कंप्यूटर्स, फिर है मेन फ्रेम कंप्यूटर्स और WANs। जल्दी से ऑप्शंस बताओ। आपके घर में जनरली क्या होता है, जब आप कंप्यूटर लेने जाते हो घर के लिए तो उसको क्या बोलते हो, भाई हमारे पास एक पीसी है, क्या है, पर्सनल कंप्यूटर। वेरी गुड। तो पर्सनल कंप्यूटर ही सबसे ज्यादा लोकप्रिय है, ऐसा हार्डवेयर है जो क्या है भाई, जो मल्टीमीडिया निर्माण या क्रिएशन के लिए काम आता है। आप दुनिया भर की चीजें इससे कर सकते हो। आपके पास अनुकूल एक वो होगा, जगह होगा जहाँ पे आप इसको बना सकते हो। ठीक है, डायरेक्ट बाजार में जाके खरीद सकते हो या अलग अलग पार्ट्स लेके उसको असेंबल करा सकते हो, उसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हो और अपने हिसाब से जो आपको काम करना है आप कर सकते हो। तो मल्टीमीडिया जो क्रिएशन है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर किस में होता है भाई, जनरली जो पीसीज होते हैं ना, पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं, उन्हीं में ज़्यादा पॉपुलर होता है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईपी रोम का मतलब क्या होता है। ठीक है, ईपी रोम का फुल फॉर्म बताना है आपको। ऑप्शन है आपके पास इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी, दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, तीसरा है एंटरप्राइज प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी और चौथा है एक्सटेंडेड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो ये आप नहीं जान पा रहे होगे तो डायरेक्ट मैं ही बताता हूँ। इसका राइट ऑप्शन है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। देखो ईपी रोम का मतलब होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यह एक मेमोरी चिप होता है जो मतलब एक तरीके से नॉन वोलेटाइल कैटेगरी का होता है। जब आप अगर कंप्यूटर को अगर बंद कर दो या उसमें पावर सप्लाई ऑफ कर दो तो क्या होगा, कई बार जो नॉर्मल रोम होता है और
हमारे पास जो रैम होता है वहाँ पे जो सूचनाएं संग्रहित होती हैं या डेटा सेव होके रखा रहता है वो क्या होता है, वो इरेज हो जाता है, वो डिलीट हो जाता है पावर सप्लाई बंद करने पे। लेकिन जो ईपी रोम होता है ये क्या करता है, उन चीज़ों को संग्रहित करके रखता है, डेटा को सुरक्षित रखता है, और आप उस डेटा को बाद में फिर से पावर सप्लाई करके फिर से उसको एक तरीके से यूज कर सकते हो। मतलब इजीली प्रोग्रामेबल और इरेजेबल दोनों तरीके का है। जैसा कि हमारा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस काम करता है ना, सेम उसी तरीके से ये कंप्यूटर के अंदर रहता है ईपीरोम। ये भी सेम तरीके से सेकेंडरी मेमोरी के जैसे ही कंप्यूटर में काम करता है। ठीक है, तो ईपीरोम का फुल फॉर्म होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सोचने वाली बात है आपको। ठीक है, तो देखो, एक हैकर आपके फ़ोन या ईमेल से संपर्क करता है और आपका पासवर्ड हासिल करने का प्रयास करता है। उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? ठीक है, अ हैकर कॉन्टेक्ट्स योर फोन और ईमेल्स और अटेम्प्ट टू एक्वायर योर पासवर्ड इज कॉल्ड। ऑप्शंस हैं आपके पास, स्पूफिंग, फिशिंग, स्पैमिंग और बगिंग। देखिए ये सब चीज़ मैंने आपको मालवेयर और जो हमारे वायरसेस वाले जो लेक्चर था उसमें मैंने ये सब चीज़ों को आपको अच्छे से बताया हुआ है। तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि आप डायरेक्ट आंसर यहाँ पे कर सकें। वेरी गुड, जिन्होंने भी आंसर सही किया है। फिशिंग बोलते हैं इस तरीके की एक्टिविटी को जो हैकर आपके कंप्यूटर का कंट्रोल नियंत्रण कर सके, किसी भी तरीके के फ़ोन ईमेल को हैक करके, तो उसको हम जनरली क्या बोलते हैं, फिशिंग। फिशिंग इसलिए बोला गया है कि आप देख सकते हो कि एक चोर डाकू आपके कंप्यूटर में कांटा फंसा के आपके जो ज़रूरी इंफॉर्मेशन है उनको चोरी कर ले रहा है। फिशिंग तब होती है जब हमलावर जो घोटाले वाले ईमेल या टेक्स्ट संदेश को किसी दुर्भावनापूर्वक इंटरनेट के लिंक्स के माध्यम से आपको भेजते हैं, और आप जैसे उसको क्लिक करते हैं आपका जो सूचनाएं हैं या कुछ जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो उसके हाथ लग जाता है, या पासवर्ड या बैंक का कुछ डिटेल, तो उस केस में आपके साथ एक फ्रॉड होने के चांसेस बन जाते हैं। तो इस तरीके का जो एक्टिविटी है उसको हम क्या नाम दिया गया है, उसका नाम दिया गया है फिशिंग। ठीक है, फिशिंग, मछली पकड़ने वाला फिशिंग नहीं है, ये सूचनाओं को पकड़ने वाला फिशिंग है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोडेक का तात्पर्य क्या है? कोडेक रिफर्स टू, ठीक है, तो इसके ऑप्शंस हैं आपके पास, कोडर, डिकोडर, कोड डिक्लेरेशन, कमांड डिक्लेरेशन और कमांड डिकोडिंग। ठीक है, चार ऑप्शंस हैं, कोडर, डिकोडर, सह घोषणा, कमांड घोषणा या कमांड डिकोडिंग। ठीक है, ये भी आपको पता नहीं होगा तो मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पे आंसर्स कर देता हूँ। इसका राइट आंसर है कोडर डिकोडर। ठीक है, इसी से बना है क्या, CO से कोडर और D से डिकोडर, तो कोडेक का मतलब होता है कोडर और डिकोडर। ठीक है, तो देखो सिंपल सी बात है, अगर आप किसी सूचनाओं को रिकॉर्ड करके उसको डिजिटली जब प्रोसेस करके जिससे उसमें आउटपुट प्राप्त करने का प्रयास करते हो तो उसको क्या बोलते हैं, कोडर। तो उसके लिए एक ऐसा डिवाइस चाहिए जो सूचनाओं को अपने अंदर आने दे, उसको थोड़ी देर के प्रोसेस करे, फिर डिजिटली उसको कन्वर्ट करके आउटपुट तुरंत का तुरंत दे दे। तो कोडेक एक ऐसा उपकरण या कंप्यूटर प्रोग्राम है जो डेटा स्ट्रीम या सिग्नल को एनकोड करने या डिकोड करने का काम करता है। कोडर डिकोडर एक प्रकार का डिकोडर ही है, कि जैसे आप देखो साउंड वेव्स, अगर आपकी बात करूं तो एक एनालॉग आपके पास डिवाइस जैसे माइक है, माइक क्या करेगा, साउंड वेव्स की फ्रीक्वेंसी को पकड़ेगा, अब उसको वो सिस्टम में भेज देगा जो कोडेक है उसमें। कोडेक क्या करेगा, उसकी सूचनाओं को, जो फिजिकल सूचनाएं होंगी उनको डिजिटल सूचनाओं में कन्वर्ट करेगा मशीन लैंग्वेज में, फिर उनको प्रोसेस करके आउटपुट के फॉर्म में, आपको संगीत के फॉर्म में वो दूसरे जगह पे उसको प्रसारित कर सकता है। ठीक है, तो कोड लेना मतलब उसको रिसीव करना, उसको प्रोसेस करना, फिर उसको डिकोड करके दूसरी जगह पे भेज देना, ये काम करता है भाई हमारा कोडेक। चलिए अगला आपके पास क्वेश्चन आ रहा है, सबसे धीमी संचलन गति किसकी होती है? द स्लोएस्ट ट्रांसमिशन स्पीड्स आर दोज ऑफ। ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ये मैं बात कर रहा हूँ कंप्यूटर नेटवर्क में यूज होने वाले वायर्स के रिस्पेक्ट में। जो तारें होती हैं ना, कम्युनिकेशन जो तारें होती हैं, केबल्स होती हैं, उनके रिस्पेक्ट में मैं पूछ रहा हूँ कि सबसे धीमी संचरण गति या सबसे स्लोएस्ट ट्रांसमिशन स्पीड कौन से तरीके की तारों की होती है? आपके ऑप्शंस हैं यहाँ पे, ट्विस्टेड पेयर वायर, कोएक्सियल वायर, फाइबर ऑप्टिक्स केबल या माइक्रोवेव्स। ठीक है, मुड़ी जोड़ी तार या
समशारी तार या फाइबर ऑप्टिक्स केबल या माइक्रोवेव्स। जी हाँ, ये आपको पता नहीं होगा तो मैं बता देता हूँ। जो ट्विस्टेड वायर पेयर होता है ना, मुड़ी हुई तारें होती है, उनका जो रेट ऑफ ट्रांसमिशन होता है डेटा का, वो बहुत ही स्लो होता है। वेरेज अगर मैं बात करूँ सबसे फास्टेस्ट किस में होगा, तो फाइबर ऑप्टिक्स केबल जो होता है ना, वो सबसे फास्ट होता है। तो ये सबसे फास्ट होगा और ये सबसे स्लो होगा। ठीक, तो देखो जो ट्विस्टेड तार होती है उनकी जो संचरण गति होती है वो बहुत ही कम होती है। उसी तरीके से इसको क्या बोलते हैं हम भाई, दो तरीके की होती है, एक अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर और दूसरी होती है शील्डेड ट्विस्टेड पेयर। ये दोनों की जो गति होती है वो क्या होती है, बहुत ही स्लो हो जाती है। अगर उसके रिस्पेक्ट में मैं कोएक्सियल केबल की बात करूँ तो थोड़े फास्ट होती है, स्लाइटली बोल सकते हो आप, स्लाइटली मतलब हल्की सी तेज होती है। लेकिन जो फाइबर ऑप्टिक्स केबल होती है इसकी संचरण गति क्या होती है, सुपर फास्ट होती है। ठीक है, सुपर फास्ट स्पीड से ये डेटा को संचरित कर सकता है। चलिए अगला देखते हैं। डिजिटल बैंकिंग का सहारा लिया जा सकता है। ठीक है, डिजिटल बैंकिंग कैन बी रिस्टोर्टेड थ्रू, मतलब आपको कुछ डिजिटल बैंकिंग मतलब की कोई प्रक्रिया करनी है या कोई ट्रांजैक्शंस करना है तो निम्न में से कौन कौन से डिवाइस को आप यूज़ कर सकते हो, ये पूछा जा रहा है। आपके ऑप्शंस हैं यहाँ पे मोबाइल फ़ोन्स, इंटरनेट, टेलीफोन्स या ऑल ऑफ दी अबो। वेरी इजी क्वेश्चन। आजकल के डेट में लगभग सभी लोग बैंकिंग सिस्टम से जुड़ गए हैं और सभी ना किसी तरीके से इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग या टेलीफोन बैंकिंग करने किए मतलब उनका अभ्यास हो ही जाता है या आपको ये सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ी ही होगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर डी। तो आजकल के जो बैंकिंग सिस्टम होते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध हैं, आपको आपके जो बैंक के ब्रांचेस हैं वहाँ पे जाने की ज़रूरत ही नहीं होती। सारा काम आप मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग या फिर टेलीफोन बैंकिंग के माध्यम से संपादित कर सकते हैं, घर पे ही रहते हैं। तो आजकल की जो बैंकिंग हैं या बैंक्स हैं वो डिजिटली ऑपरेट करने लग गई हैं, तो इन सब चीज़ों के थ्रू आप उनको एक्सेस कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। एक पीओएस मशीन निम्न में से क्या सही है, मतलब एक पीओएस मशीन के लिए निम्न में से क्या सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द पीओएस मशीन। तो ऑप्शन है आपके पास, क्या ये कैशलेस ट्रांजैक्शंस को प्रोवाइड करवाती है, क्या ये पॉइंट ऑफ सेल होती है, या क्या ये डिजिटल पेमेंट को एनेबल करती है, या सभी तरीके के काम कर सकती है, उपरोक्त सभी। ठीक है, क्या ये मुद्रा रहित कैशलेस लेन देन करने में सहायता करती है, या पॉइंट ऑफ सेल प्रोवाइड करती है डिजिटल पेमेंट के लिए, या डिजिटल भुगतान को सुगम बनाती है, या उपरोक्त में से सभी तरीकों को सपोर्ट करती है। ठीक है, ऑप्शंस देख के सही ऑप्शंस देखो भाई। तो वेरी गुड। पीओएस मशीन आपने कहाँ पे देखा होगा, आप जैसे आजकल डिजिटल तरीके से अगर आप ट्रांजैक्शंस करते होंगे तो आपने देखा होगा पेट्रोल पंप पे, ठीक है, या फिर मॉल्स में या सुपर मार्केट में आपने ऐसे मशीन्स देखे होंगे जो क्या करेंगे, स्कैन कर लेंगे और वहाँ से ही ट्रांजैक्शंस को एनेबल करते हैं। तो वेरी गुड, सभी तरीके के ऑप्शंस यहाँ पे सही दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, तो देखो पॉइंट ऑफ सेल भी बोलते हैं इसको पीओएस टेक्निक को। ये जनरली आप देखोगे ये आप कहीं भी जो स्टोर्स हैं, पेट्रोल पंप है या ऐसे कोई शॉप्स हैं जहाँ पे आप फिजिकली पेमेंट ना करके डिजिटली पेमेंट कर रहे हो कार्ड से या किसी तरीके की प्रणाली से, जब आप पेमेंट करते हैं तो इस तरीके के जो टेक्निक्स या डिवाइसेस होते हैं उन सबको हम क्या बोल देते हैं, पीओएस मशीन्स या पीओएस टेक्नोलॉजी। और पीओएस का फुल फॉर्म क्या हो जाता है, पॉइंट ऑफ सेल, याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन है, एक उपकरण जो केबल के उपयोग के बिना नेटवर्क से जुड़ जाता है उसे हम क्या कहते हैं। A device that connects to a network without the use of cables is said to be. Options है distributed, free, centralized या none of these. वितरित, मुफ्त या केंद्रीकृत या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, वेरी गुड, ऑप्शन इज इनमें से कोई नहीं। मतलब ऐसा एक उपकरण बताना है और इसमें कोई उपकरण जैसा कुछ दिख रहा था क्या, नहीं, तो इनमें से कोई नहीं, लास्ट ऑप्शन होगा। लेकिन जो राइट ऑप्शन है वो क्या है वो है वायरलेस डिवाइस।
ठीक है, वायरलेस डिवाइस ऐसा डिवाइस होता है जो बिना तार के या बिना केबल के नेटवर्क से जुड़ सकता है और सूचनाओं को आदान प्रदान कर सकता है। ठीक है, तो देखो ये एक वायरलेस डिवाइस है, राउटर बोलते हैं इसको। ये हर तरीके के कम्युनिकेशन जो डिजिटल डिवाइसेस हैं उनसे इंटरेक्ट करके अपना काम चला सकता है। तो जो गिवन ऑप्शंस थे उसके हिसाब से तो वो सही नहीं था, वायरलेस ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर और डैश सॉफ्टवेयर के बीच एक सेतु के रूप में काम करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन द हार्डवेयर एंड डैश सॉफ्टवेयर। आपके ऑप्शंस हैं मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अच्छे से करो भाई। ये देखो, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर किसके बीच में संबंध स्थापित कर देता है, ये पूछ रहा हूं मैं, हार्डवेयर और किसके बीच में। ठीक है, तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं ना और हार्डवेयर, उनके बीच में जो एक तरीके से संबंध बनाने या एक ब्रिज का काम करता है कौन, सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो जो आपके पास जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, चाहे वेब ब्राउज़र हो, ईमेल प्रोग्राम हो, वर्ड प्रोसेसर्स हो, या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की बात करें, जैसे आप घड़ी देख रहे हो, कैलेंडर देख रहे हो, गूगल क्रोम खोल रहे हो, ठीक, फोटो की कोई ऐप है या पीडीएफ की कोई ऐप है, ये सब क्या है, ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। तो हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच में उनको प्रसारित करने का या उनको चलाने का काम कौन करेगा, ऑब्वियसली सिस्टम सॉफ्टवेयर करेगा। ठीक है, तो दोनों के मध्य एक तरीके से कड़ी बनाने का काम सिस्टम सॉफ्टवेयर करता है। किसके किसके बीच, हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रोग्राम जो पैसे का हिसाब रखने और बजट बनाने के लिए कैलकुलेटर की तरह उपयोग किया जा सकता है कहलाता है। A program that works like a calculator for keeping track of money and making budgets is known as। ऑप्शन है आपके पास कैलकुलेटर, स्कॉलस्टिक या फिर कीबोर्ड या स्प्रेडशीट। ठीक है, ऑप्शंस देख के जल्दी से टिक कीजिए। क्या कैलकुलेटर यूज़ करते हैं या स्कॉलस्टिक यूज़ करते हैं या कीबोर्ड्स का यूज़ करते हैं या अपन स्प्रेडशीट का यूज़ करते हैं। सिंपल सी बात में बोलूँ तो बजट भी बनाना है और कैलकुलेट भी करना है, तो और साथ ही साथ पैसे का हिसाब भी करना है और इसके लिए एक प्रोग्राम चाहिए। तो भाई सीधे शब्दों में मैं स्प्रेडशीट को ही राइट आंसर मार सकता हूँ। स्प्रेडशीट का असल नाम होता है, जो हमारे पास जो एक्सेल शीट होते हैं ना, एक्सेल शीट को हम कई बार स्प्रेडशीट भी बोल देते हैं। ठीक है, तो जो स्प्रेडशीट्स एक डिवाइस है, ये एमएस जो माइक्रोसॉफ्ट है उस कंपनी ने अपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के सीरीज़ में इसको ऐड किया है। तो स्प्रेडशीट क्या करता है, सारणीबद्ध रूप से डेटा, गणनाओं, संगठन, विश्लेषण, भंडारण करने का एक कंप्यूटर को अनुप्रयोग कराता है। ठीक है, स्प्रेडशीट में आप पेपर अकाउंटिंग, वर्कशीट, कंप्यूटिंग और अदर तरीके के जो गणनाएं करने का काम है ना, वो सुगमता से निष्पादित कर सकते हैं। ठीक, तो स्प्रेडशीट इज द राइट आंसर। चलिए लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का। एरर को हम किस रूप में भी जानते हैं? एरर इज ऑल्सो नोन एज, ऑप्शन है आपके पास बग, डीबग, कर्सर और सिंबल। ठीक है, एरर को और किस तरीके से हम जान सकते हैं? जैसे आपके फ़ोन में कई बार क्या हो जाता है, एरर आ गया बोलते हैं ना, या कुछ आप प्रोग्राम चला रहे हो, अचानक से कंप्यूटर रुक जाता है या वो हैंग हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एरर बोलते हैं। तो एरर को और टेक्निकल वर्ड्स में और क्या बोल दिया जाता है? तो आपके ऑप्शंस के हिसाब से यहाँ पे राइट ऑप्शन है बग। एरर को हम बग के रूप में भी जानते हैं। जैसे एक सॉफ्टवेयर है या एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर किसी ने डिज़ाइन किया, अब उसको चला रहे हैं, निष्पादित कर रहे हैं, अब वो अपने जो ऑब्जेक्टिव को अगर फुलफिल नहीं कर पा रहे, जिस प्रयोजन से उसको बनाया गया, अगर वो उसको काम करने में असमर्थ है, तो ऐसे दोष और जो गलतियां हो जाती हैं, कई बार कोई फुल स्टॉप लगा दिए, कॉमा लगा दिए, कॉलन, सेमी कॉलन, ऐसा बहुत सारा जो छोटा मोटा माइन्यूट चीज़ होता है ना, वो भी पूरे प्रोग्राम को बर्बाद कर देता है। तो वैसे ही छोटे मोटे या कुछ अलग तरीके से जो कैरेक्टर या सिंबल्स कहीं पे गलती से टाइप हो गए या लिखा गए कंप्यूटर के जो प्रोग्राम्स बनाते वक्त, तो वैसे चीज़ों को जो कॉमा, सेमी कॉलन, अगर अदर अनवांटेड जो चीज़ें हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं बग बोलते हैं। ये बग आने से क्या होगा? बग आने से ये होता है कि जो प्रयोजन के लिए वो प्रोग्राम बनाया गया होता है,
वो प्रोग्राम सही से वर्क नहीं करता है। ठीक है, तो ये हो गया भाई हमारा टोटल हमारा पार्ट 6 का भी 25 इंपॉर्टेंट जो कंप्यूटर के एमसीक्यूज हैं वो भी ख़त्म। ठीक है, मिलते हैं फिर ऐसे ही और अच्छे अच्छे एमसीक्यूज के साथ। नेक्स्ट पार्ट लेके मैं ज़रूर आऊँगा जिसमें आपको और भी कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हम वहाँ पे देख लेंगे। अभी के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद। देखते रहिए पाथ IAS अकेडमी का यूट्यूब चैनल अच्छे अच्छे कंटेंट्स के लिए, जहाँ पे आपको और भी सभी तरीके के सब्जेक्ट्स के लिए आपको यहाँ पे अच्छे अच्छे वीडियोस मिलेंगे। धन्यवाद।